हेलो एवरीवन, मैं रंजीत कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर, योर फिजिक्स टीचर एंड फैकल्टी ऑफ एंडॉक ऑनलाइन क्लासेस। पिछले कुछ दिनों से हम लोग मैथमेटिक्स के उस पार्ट पे फोकस कर रहे हैं जो फिजिक्स के लिए ज़रूरी है ना। मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ओके, मैं बता दूं आपको एंडॉक ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। एंडॉक ऑनलाइन क्लासेस एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जिसके जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, सभी डॉक्टर, इंजीनियर और मास्टर्स हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स हैं। और अगर 6 से लेकर के 12 तक ये इंस्टीट्यूट चलती है, ठीक है। तो 6 से लेकर के 12 तक है, नीट जेईई का प्रिपरेशन होता है। तो जो भी बच्चे नीट जेईई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या सिंपली बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, 6 से लेकर के 12 तक किसी भी क्लास के हो तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो नंबर्स वगैरह सब कुछ इसमें है, आप नोट कर लीजिए, कॉल लगाइए, रजिस्टर कीजिए खुद को और क्लास शुरू कीजिए। ओके, 1 वीक फ्री डेमो क्लासेस है, यानी 1 वीक क्लास करने के आपके बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे। तो बेहिचक पहले क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अच्छा लगे फिर कंटिन्यू कीजिए, आई एम श्योर आप कंटिन्यू ही करोगे, ठीक है। चलिए हम लोग टॉपिक बढ़ाते हैं आगे। आज की हमारी जो टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्रॉन, ये 3 ग्रीक वर्ड हैं जिनका मतलब होता है 3 साइड्स की माप। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड एंड मेट्रॉन यानी मेजरमेंट। ओके, 3 साइड्स कहाँ मिलेंगे आपको? ट्रायंगल में, राइट। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति, 3 कोनों की माप। ये तीनों कोण कहाँ मिलेंगे? ट्रायंगल यानी त्रिभुज में, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रायंगल की स्टडी है। अब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो उसमें तो एंगल आ ही जाएगा ना। तो सबसे पहले हम अपनी चर्चा करते हैं किस पे? एंगल पे। एंगल क्या है? 10th क्लास तक जो आप एंगल की परिभाषा पढ़े हो वो ज्योमेट्रिकल डिफिनीशन है। क्या पढ़े थे 10th में? एक पॉइंट से 2 रे निकले, कोई एक पॉइंट हो और उससे 2 रे निकले तो जो फिगर बनता है उसको हम लोग एंगल कहते हैं, राइट। और जो इंक्लाइनेशन होता है उन दोनों के बीच, उन दोनों रेस के बीच, उस इंक्लाइनेशन को, उस झुकाव को हम लोग एंगल का मेजर बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? एंगल को किस में मापते हैं? डिग्री में। प्रॉब्लम क्या है इस डिफिनीशन के साथ? ये जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम 0 डिग्री से छोटा एंगल या 360 डिग्री से बड़े एंगल को नहीं दर्शा सकते हैं, है ना। इसमें निगेटिव एंगल का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये जो भी एंगल है आपका थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री होगी और मैक्सिमम 360। मतलब ये एंगल 0 डिग्री से बड़ा या बराबर होगा और छोटा या बराबर होगा किससे? 360 डिग्री से। और एक और बात, निगेटिव एंगल का इसमें कोई मतलब नहीं है, यानी निगेटिव एंगल हैज़ नो मीनिंग, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। आखिर ट्रिगोनोमेट्री में एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो ट्रिगोनोमेट्री क्या कहती है? ट्रिगोनोमेट्री कहती है कि इफ़ ए रे रोटेट्स, अगर कोई रे रोटेट करती है अबाउट इट्स 1 इन पॉइंट, अपने एक इन पॉइंट के अबाउट, देन एंगल इज फॉर्म, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज द मेजर ऑफ एंगल। मतलब जो भी अमाउंट ऑफ, जितने अमाउंट से वो रोटेट की है वो एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा। अब भैया रे को रोटेट करना है ना, मान लो ये ऐसे पड़ी हुई, ये इसकी इनिशियल लाइन हो गई, तो रे क्लॉकवाइज रोटेट कर सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी। मतलब रे आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर सकती है और एंटी, ये कैसा रोटेशन है? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है ना। और ये कैसा रोटेशन है? तो ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है, राइट। तो अब किधर रोटेट की? मान लो 30 डिग्री से ही रोटेट की, तो किधर की? एंटी क्लॉकवाइज की या क्लॉकवाइज किया, ठीक है। तो अलग अलग हो गया ना, कुछ तो अंतर रखेंगे। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन में अंतर आ रहा है उसको हम लोग प्लस और साइन, माइनस साइन से, ठीक है, मतलब डायरेक्शन को दिखाएंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो उस एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, और अगर निगेटिव डायरेक्शन में रे रोटेट कर रही है तो उस एंगल को हम लोग
सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रही है तो उस एंगल को हम लोग नेगेटिव एंगल कहेंगे। क्लियर हो गया है ना। दो तरह से दो डायरेक्शन में रे रोटेट कर सकती है ना, एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी। तो एक डायरेक्शन के रोटेशन को पॉजिटिव एक डायरेक्शन में जो रोटेशन होगा उसका जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन, वो पॉजिटिव एंगल होगा, और जो दूसरे डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। जैसे कि यहाँ देखो, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इनिशियल लाइन है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जो रे है ना वो इसी के अलॉन्ग लेटी हुई थी, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, रे रोटेट कर गई, ठीक है, रे क्या कर गई, रोटेट कर गई, ऐसे घूम गई और यहाँ पहुँच गई। ये कैसे रोटेट की है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो भी एंगल होगा इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। और दूसरे फिगर में देखो, दूसरे फिगर में रे कैसे रोटेट की है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो फिगर आप देख रहे हो इसमें रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गई, ठीक है। इसका ये इनिशियल लाइन है, मतलब शुरुआत में इसी लाइन के अलॉन्ग रे जो थी वो लेटी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है उसको हम लोग निगेटिव में मापेंगे। प्लस माइनस आपका सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आ रहा है, ठीक है। प्लस बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट की है, माइनस बता रहा है कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, बस समझ में आ रहा है ना। अच्छा, और क्या खासियत हो गई, और क्या खासियत हो गई भैया, जितना रोटेट कराओगे उतना एंगल बनता चला जाएगा, है ना। जैसे कि देखो, एक बार ये कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया, 360 बन गया, एक बार और रोटेट करा दो तो डबल हो गया, 360 इंटू 2 यानी 720 डिग्री का एंगल बन गया। आप इसको और रोटेट करा दो, 3 बार रोटेट करा दो तो हम बोलेंगे कि 3 इंटू 360 डिग्री का एंगल बना, यानी 1080 डिग्री का बना। यानी आप रोटेट कराते जाइए, एंगल बनते चले जाएंगे। तो इस हिसाब से तो आप समझ गए, लाख डिग्री का भी एंगल बन सकता है ना, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। अगर निगेटिव बनाना है तो कैसे करना चाहेंगे, निगेटिव बनाना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे। बात समझ में आ रही, जितना रोटेशन होता जाएगा एंगल उतने बनते चले जाएंगे। क्लियर है। तो आपको क्या नोट करनी है, आपको नोट करनी है कि ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण, ठीक है, पॉजिटिव एंगल बनेगा, एंड ड्यू टू क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव एंगल इज फॉर्म। ओके, चलिए अब कुछ एंगल्स बनाते हैं। ओके, जैसे ये इनिशियल लाइन है ना, दिस इज द इनिशियल लाइन, जो रे है वो इसके लॉन्ग स्टार्टिंग में लेटी हुई है, आप ऐसा मान लीजिए। अब मैं रे को क्या कर रहा हूँ, रोटेट करा रहा हूँ, अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा हूँ। सपोज़ मुझे बनानी है कितना बनानी है, 420 डिग्री। तो 420 कैसे बनेगा, 420 डिग्री बनेगा 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन। तो एक बार तो रे को पूरा एक चक्कर लगा जाना पड़ेगा, ठीक है, एक चक्कर लगा लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो बन गया 360। अब उसमें 60 और आगे रोटेट करना पड़ेगा, 60 और आगे रे रोटेट करेगी तब जाके ये एंगल बन गया 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी 420 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। चलिए और भी एंगल बनाते हैं। जैसे कोई और एंगल बोलिए, मान लो हमको बनाना है कितना 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 450 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 450 कैसे बनेगा, सोच के देखो। पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 360 बनाना पड़ेगा और फिर उसमें 90 ऐड करना पड़ेगा, है ना, तब जाके 450 बनेगा। तो कैसे बनेगा, पहले तो रे को आप, ये आपकी इनिशियल लाइन है, दिस इज इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन का मतलब रे स्टार्टिंग में इसी के अलॉन्ग लेटी हुई होगी, ठीक है। अब हम इसको रोटेट करा रहे हैं, मतलब रे शुरू में ऐसे पड़ी हुई होगी इस लाइन के अलॉन्ग, ठीक है। और अब हम इसे क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। तो ये रोटेट कराते हैं, पॉजिटिव बनाना है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। तो एक चक्कर लगा 360 और अब इसमें इसको 90 और, ठीक है, 90 और इसको रोटेट करा दिए, लीजिए बन गया एंगल, ठीक है। तो ये एंगल बन गया 450 डिग्री का, ठीक है। माइनस में भी बना सकते हैं, जैसे अगर हमको माइनस 450 डिग्री का बनाना है तो फिर क्या करेंगे, रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक चक्कर कंप्लीट लग गया तो ये बन गया माइनस 360 डिग्री, है ना। और इसमें अब 90 और हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे तो माइनस 90 इसमें और ऐड हो जाएगा
और इस तरह से एंगल बन जाएगा -450 डिग्री। ठीक है, तो अब आप जितने चाहे उतने एंगल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप जरा यहाँ पर नोटिस कर रहे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल हम 60 का बनाते हैं तो रे इसी लाइन के अलॉन्ग आके लेट जाती है ना, ये जो लाइन है इसके अलॉन्ग ही आके लेटती, और 420 का बना है तो फिर इसी लाइन के अलॉन्ग आके रोटेट मतलब रे जो है वो लेट जा रही है। ठीक है, तो जिस लाइन के अलॉन्ग जो रे आके रुक जाएगी, ठीक है, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल लाइन। क्या बोलेंगे, टर्मिनल लाइन। तो 60 डिग्री का बनेगा तो जो टर्मिनल लाइन होगा 420 डिग्री का बनेगा तो टर्मिनल लाइन वही आएगी, अरे उसी लाइन के लॉन्ग रोटेट करेगी। यानी आप बोल सकते हो 60 डिग्री एंड 420 डिग्री दोनों की टर्मिनल लाइन सेम है ना। और भी बहुत सारे एंगल बनते चले जाएंगे, है ना। एक चक्कर और लगा दो तो 360 420 में 360 और ऐड हो जाएगा। अगर आप एक चक्कर और लगा देते हो तो और ऐड हो जाएगा ना, यानी ये हो जाएगा आपका 2 360 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 2 कंप्लीट चक्कर है और फिर 60 है। तो आप इसको जैसे चाहो 420 प्लस 360 कर लो, या आप इसको कर सकते हो 2 गुना 360 प्लस 60, बात बराबर ही है। कितनी वैल्यू आएगी, 780 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हो, 60 डिग्री, 420 डिग्री एंड 780 डिग्री, ये सारे एंगल्स के टर्मिनल साइड सेम है। टर्मिनल लाइन किसे कह रहे हैं, समझ में आया ना। रे जिस लाइन के अलॉन्ग आके लेट जा रही है वो कहलाएगा टर्मिनल लाइन। ओके, तो इन सबके टर्मिनल लाइन सेम है। ठीक है, तो ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। ओके, तो को टर्मिनल एंगल किसे कहेंगे, तो को टर्मिनल एंगल्स आर दोज एंगल्स विच हैव सेम टर्मिनल साइड्स। ठीक है, 2 को टर्मिनल एंगल के बीच जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कंप्लीट एंगल का होगा, मतलब 360 डिग्री का, चाहे उसके मल्टीपल का होगा। समझ में आया ना, क्योंकि जहाँ है रे फिर वापस वहीं आने के लिए कंप्लीट चक्कर लगाना पड़ेगा ना, आधे अधूरे चक्कर से तो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। समझ में आया ना, तो चाहे 4 कंप्लीट चक्कर लगाओ, चाहे 10 लगाओ, चाहे क्लॉकवाइज लगाओ, चाहे एंटी क्लॉकवाइज लगाओ, चक्कर कंप्लीट होना चाहिए, राइट। तो 2 को टर्मिनल एंगल के बीच जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 360 डिग्री या फिर 360 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। समझ में आ रहा है ना, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, अब हम जा देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इनिशियल लाइन को एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करें और जो उसका एंड पॉइंट है उसको हम ओरिजिन मान लें, ये आपकी इनिशियल लाइन हो गई। ठीक है, और फिर हम वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर दें तो आप क्या देख रहे हो, पूरा प्लेन 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक, तो कोई रे अगर रोटेट करेगी तो हो सकता है रोटेट करते करते वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके रुक जाए, है ना। हो सकता है वो रोटेट करते करते आपका जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आके रुक जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हो सकता है रोटेट करते करते वो थर्ड क्वाड्रेंट में आके रुके। बात समझ में आ रही है हमारी, कि रे रोटेट करते करते कहाँ रुक जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में रुक जाए। ठीक है, मतलब उसका टर्मिनल साइड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे। तो किसी एंगल का टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, वो एंगल उस क्वाड्रेंट का एंगल कहलाएगा। समझो ना, हर एंगल का एक क्वाड्रेंट होगा, इसलिए मैंने हेडिंग दिया क्वाड्रेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, अब हर एंगल का नहीं, एक्सिस पर जो एंगल है ना उनके क्वाड्रेंट डिफाइन नहीं होते हैं, मतलब मैं एक्सिस पर के एंगल के छोड़ के बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सिस पर के एंगल को छोड़ दिया जाए। एक्सिस पर एंगल कौन कौन से बनेंगे, आप जस्ट थोड़ा सा समझ सकते हो। एक्सिस पर एंगल कौन से बनेंगे, जैसे 90 डिग्री, कोई रे अगर ऐसे रोटेट कर गई तो फिर 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस पे। और 180 डिग्री अगर रे ऐसे रोटेट करके आ गई तो फिर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। 270 डिग्री, है ना, या फिर आपके 360 डिग्री। तो ये सब जो एंगल है ना, ये एक्सिस पर के एंगल है, तो मैं एक्सिस पर के एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दिमाग में रखना है कि मैं एक्सिस पर के एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सिस पर के एंगल को छोड़ दे तो हर एंगल का कोई ना कोई तो क्वाड्रेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड होगा, तो जिस किसी एंगल का टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में आएगा
ठीक है, वो एंगल उसी क्वाड्रेंट का माना जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट समझ रहे हो ना, यहाँ 4 क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, तो अब कुछ एंगल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने 420 डिग्री का एंगल बनाया, तो 420 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, एक कंप्लीट चक्कर लगानी होगी, एक कंप्लीट चक्कर और प्लस 60 डिग्री। बताइए इसका टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में आके रुक गया, ये 420 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट में आके रुक गया, इसका टर्मिनल साइड फर्स्ट, ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो इसका टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके रुका, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का 420 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, 420 डिग्री इज एन एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, एंगल का क्वाड्रेंट पहचानने आ रहा है। वैसे ही अगर मान लीजिए मैंने बनाया 120 डिग्री का एंगल, 120 कैसे बनेगा, पहले 90 और उसमें 30 आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो इसका टर्मिनल साइड कहाँ आके रुक रहा है, ये 120 डिग्री का एंगल बना है, इसका टर्मिनल साइड कहाँ आके रुक रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो सेकेंड में आके रुक रहा है। तो हम बोलेंगे कि 120 डिग्री इज एन एंगल ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है अच्छे से। वैसे ही अगर मान लीजिए मैं कोई एंगल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एंगल ले रहा हूँ 240 डिग्री का, तो 240 कैसे बनेगा, आपको एक चक्कर लगानी है, मतलब एक चक्कर नहीं सॉरी आपको ये आधा चक्कर में 180 हो जाएगा और उसमें आप 60 और आगे बढ़ जाओगे तो आपका बन जाएगा 240 डिग्री। अब इसमें टर्मिनल साइड कहाँ आके रुक रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम लोग बोलेंगे कि 240 डिग्री इज एन एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, चलिए वैसे ही एक और एंगल को ले लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एंगल ले लेता हूँ कितना 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 360 और प्लस 300 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 360 और प्लस 300 कितना हुआ, 660। 660 कैसे बनेगा, पहले तो एक बार 360 लगा लीजिए एक चक्कर में, और फिर उसके बाद 300 और जाना है, तो 90 90 90 3 90 270 और फिर उसमें 30 और आगे बढ़ जाइए, तो इस तरह से आपके पास एंगल आ गया। ठीक है, तो ये कितना रोटेट किया बताइए, 360 डिग्री प्लस 300 डिग्री, यानी ये एंगल हो गया आपका 660 डिग्री का। तो ये इसमें टर्मिनल साइड कहाँ के रुक रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम लोग बोलेंगे कि 660 डिग्री इज एन एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि 660 डिग्री का जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। क्लियर हो गया। तो हर एंगल का क्वाड्रेंट हो, एक्सिस पर के एंगल का क्वाड्रेंट डिफाइन नहीं है, तो ये दिमाग में रखना है कि एक्सिस पर के एंगल का क्वाड्रेंट डिफाइन नहीं है। आप और भी बहुत सारे नेगेटिव एंगल्स भी बना सकते हो, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ -60 डिग्री, तो -60 डिग्री कैसे बनेगा, इस तरह से, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, फोर्थ, तो -60 डिग्री इज also angle of an angle of fourth quadrant। चलिए ठीक है, और भी कोई एंगल, जैसे मैं फिलहाल एक और एंगल ड्रॉ करता हूं और ये आपके लिए रहेगा सवाल, आपको बताना है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है। ठीक है, समझ में आया, ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है। एंगल कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, बताना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट का है। ठीक है, तो आपको इसका क्वाड्रेंट बताना है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसको बताइएगा कि सर मैं जान गया। चलिए, फिर मैंने कहा कि एक्सिस पर के एंगल का क्वाड्रेंट डिफाइन नहीं होता है, तो एक्सिस पर कौन कौन से एंगल बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो रे ऐसे रोटेट कर गई, तो कौन सा बन गया, 90 डिग्री।
ठीक है, 90 डिग्री बन गया। अगर थोड़ा और आगे बढ़ गई तो ये क्या बन गया 180 डिग्री, और रोटेट कर गई तो बन गया 270 डिग्री, और एक कंप्लीट चक्कर इसने लगा लिया तो बन गया 360 डिग्री, है ना। और लगाते जाइए, चक्कर पे चक्के लगाते जाइए, फिर 360 में ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 450 डिग्री। और चक्कर लगाइए तो ये हो गया 540 डिग्री, और चक्कर लगाइए तो ये बन गया 630 डिग्री, और चक्कर लगाइए तो बन गया 720 डिग्री। चक्कर पे चक्कर लगाते जाइए, एंगल्स बनते चले। तो ये सारे एंगल कौन से हैं, एक्सिस पर के एंगल है, 90 के मल्टीपल्स हैं, सारे के सारे 90 के मल्टीपल्स है, राइट। जो ऑड मल्टीपल्स हैं वो आपके इस वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे आएगा, और जो इवन मल्टीपल्स हैं वो एक्स एक्सिस पे आएगा। मतलब इस एक्सिस पे जो एंगल बनेगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है। और जो ये एक्स एक्सिस से बनेगा वो सब इवन मल्टीपल होगा, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, निगेटिव में भी वही बात होगी, आप निगेटिव एंगल्स भी बना सकते हैं, राइट। जैसे कि एक मिनट, अगर मान लो ऐसे रोटेट कर गया तो फिर क्या होगा, -90 बनेगा, है ना। ये आपका x है, ये आपका y है। अगर ये और रोटेट कर गया तो फिर क्या होगा, -180 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद कहीं और रोटेट करके आ गया, पूरा एक चक्कर ऐसे। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर गया तो माइनस आपका 270 डिग्री, ये -180 डिग्री होगा, और फिर ये चला गया तो ये -360 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये इस तरह से एंगल बनते चले जाएंगे, जितना रोटेट कराते जाओगे उतना एंगल आपका, जितना रोटेट कराते जाओगे उतना एंगल आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, ये -360 डिग्री। चलिए, समझ में आ गया। ओके, तो याद रखना है कि जो एक्सिस पे एंगल बनते हैं उनके क्वाड्रेंट डिफाइन नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए, तो फिर मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ता हूँ, आपको पूछता हूँ कि 270 डिग्री का क्वाड्रेंट, ठीक है, इसका क्वाड्रेंट बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो एंगल्स के बारे में तो अच्छे से जान गए हम लोग, है ना। तो अब जो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। अब रेशियोज हैं तो रेशियो तो होगा, इसमें आएगा, है ना, दो चीज़ों का रेशियो। तो ये क्या है, तो असल में आप जो क्लास 10th में पढ़े हो, पहले हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में हम क्या पढ़े हैं। क्लास 10th में हमें दिया जाता था एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था, एक एंगल तो भैया उसमें हो गया 90 डिग्री, राइट। और इस 90 डिग्री के सामने एक साइड हुई जिसको हम लोग कहते थे हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस कहलाता था और इसको हम लोग लिखते थे H से। ये क्लियर हो गया। अब बचे दो एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, राइट। तो एक अकेला 90, तो बाकी दोनों मिलके 90, और दोनों कुछ ना कुछ तो होंगे ही, इसका मतलब दोनों 90 से कम कम होंगे। ठीक है, तो ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स हैं। क्लियर है। अब अगर हम किसी एक एक्यूट एंगल को पकड़ेंगे, देखो हमें जो 10th क्लास में पढ़ना था ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके लिए पढ़ना था, एक्यूट एंगल के लिए ही पढ़ना था। समझ में आ रहा है ना। हम क्या करते थे, किसी एक एक्यूट एंगल को पकड़ लेते थे, जैसे मान लो हमने सी को पकड़ लिया, इसको थीटा कह दिया। तो अब थीटा के को अगर देखा जाए तो एक साइड थीटा के सामने आएगी और एक साइड थीटा के बगल में आएगी। तो जो सामने अपोजिट आएगा, अपोजिट टू थीटा, वो कहलाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वो आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, राइट, है ना। और जो थीटा के बगल में आएगा वो साइड कहलाएगा बेस। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर कहलाएगा, एक बेस कहलाएगा। ध्यान रखें, ये थीटा के लिए, मतलब जो सी है, सी के सामने है ना, तो सी के लिए परपेंडिकुलर है। अब मेरी मम्मी का भाई तो मेरा मामा हुआ ना, सबका थोड़ी मामा हो जाएगा। समझ में आया ना।
मेरी मम्मी का भाई मेरा मामा है, पर वो किसी और के लिए पापा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो जहाँ पर जो हम ए बी को परपेंडिकुलर कह रहे हैं, ये सी के लिए परपेंडिकुलर है। और बेस बी सी को बेस कह रहे हैं, तो ये भी एंगल सी यानी जिसको हम थीटा कह रहे हैं उसके लिए, क्योंकि बगल में। तो बगल वाला जैसे मम्मी का भाई मामा, तो मेरी मम्मी का भाई मेरा मामा, रमेश की मम्मी का भाई रमेश का मामा, सुरेश की मम्मी का भाई सुरेश का मामा। बात समझ में आ रही ना। तो वैसे ही यहाँ पर ए बी के सामने, ए बी किसके सामने आ रहा है, सी के सामने, तो ए बी सी के लिए परपेंडिकुलर है और बी सी के लिए बेस है क्योंकि उसके बगल में है। लेकिन जब हम ए को ध्यान में रखेंगे तो कहानी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, जो बी सी है वो ए के सामने पड़ रहा है तो वो ए के लिए परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ए बी ए के बगल में पड़ रहा है तो वो ए के लिए बेस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज़ें हमने क्लास 10th में पढ़ रखा था, राइट। फिलहाल हम किसी एक एंगल को पकड़ते हैं। मान लो हमने एंगल सी को पकड़ा, तो हमारे पास क्या क्या है, एक साइड है जो सी के जस्ट अपोजिट है, एक साइड है जो सी के बगल में। जो बेस है वो असल में क्या है, दिस इज द साइड अपोजिट टू थीटा। ठीक है, साइड अपोजिट टू थीटा, आई एम सॉरी, साइड एडजेसेंट टू थीटा। ठीक है, दिस इज द साइड एडजेसेंट टू थीटा। एंड जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, दिस इज द साइड अपोजिट टू थीटा। बात फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो तीन तरह की चीज़ें हो गई आपके पास। जो अपोजिट वाले उसको परपेंडिकुलर कह रहे हैं, उसको हम लोग P से लिखेंगे। जो बगल में है वो बेस है, उसको हम लोग B से लिखेंगे। और जो 90 के सामने पड़ रहा है वो हाइपोटेनस है। ठीक है, आप ए लो चाहे सी लो, हाइपोटेनस तो वही रहेगा कि 90 के सामने वो आ रहा है। अब हमारे पास तीन साइड हो गए P, B, H। अब इस तीन में से हम दो दो का रेशियो ले, जैसे कि एक रेशियो ले हम P और H का, एक रेशियो लेते हैं P और B का, एक रेशियो लेते हैं हम आपका, सॉरी एक मिनट रुक जाइए। तो हमारे पास मैंने कहा कि मेरे पास तीन साइड है, कौन कौन, एक P है, एक B है, एक H है ना। अब इसमें से दो दो का रेशियो बनाएंगे तो कौन कौन रेशियो बनेंगे, एक बनेगा P और H का, एक बनेगा B और H का, एक बनेगा P और B का, है ना। इनका रेसिप्रोकल भी रेशियो होगा, जैसे कि एक होगा H और P का, एक होगा H और B का, और एक होगा B और B का, है ना। कितने रेशियो हो गए, 6। तीन साइड से दो दो के रेशियो बनाए तो 6 रेशियो हो गए। अब ये जो हर रेशियो है, मतलब प्रत्येक जो इसमें रेशियो आएगा, जैसे P/H हो, B/H हो, P/B हो, ये सब ना इस थीटा के एंगल सी के रिश्तेदार कहलाएंगे, है ना। क्या क्या रिश्ता है, तो P/H जो है वो कहलाएगा थीटा का साइन ऑफ थीटा, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं साइन थीटा, है ना। B/H क्या कहलाएगा, थीटा का कोसाइन ऑफ थीटा, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। वैसे ही अगर हमारे पास P/B है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये थीटा का टेंजेंट कहलाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे टेन थीटा। समझ में आ रहा है ना। H/P ये भी थीटा का रिश्तेदार है, और ये कौन है, तो ये कहलाएगा कोसेकेंट ऑफ थीटा, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे कॉसेक थीटा। ठीक है, उसी तरह से H/B ये कौन है, दिस इज सेकेंट ऑफ थीटा, एंड इसको हम लोग बोलेंगे सेक थीटा। फिर B/PB की बारी आती है, तो ये कौन है, ये कोटेंजेंट ऑफ थीटा, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे कॉट थीटा। तो 6 रेशियो बने, 6 रेशियो इस थीटा के रिश्तेदार निकले, है ना। किसका क्या रिश्ता है, समझ में आ गया। तो जैसे रिश्ता यहाँ पर डिफाइन किया गया थीटा को लेकर के, वैसे ही आप ए को, जो एंगल ए है, जैसे सी थीटा यहाँ पर सी है ना, वैसे ही एंगल ए को लेकर के भी आप नहीं, ए का साइन, ए का कॉस सब डिफाइन कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बता दिया कि मेरी मम्मी का भाई मेरा मामा लगेगा, तो वैसे ही आप समझ गए कि किसी और की मम्मी का भाई उसका क्या लगेगा, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया। अच्छा, अब इससे जुड़ा हुआ कुछ फार्मूला भी हम लोग पढ़े थे, है ना। जैसे कि एक फार्मूला तो आप देख ही रहे हो कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन थीटा P/H है, कॉसेक थीटा आपका H/P है, दोनों गुना करो 1, है ना। तो दो नंबर, दो नन जीरो नंबर को गुना करे और 1 आ जाए तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल। तो यहाँ साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कॉस थीटा सेक थीटा ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो कुछ यहाँ रिलेशंस जो हैं वो हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं
कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मेरा आ गया 1, है ना। उसके बाद मेरा फिर क्या था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये भी आ रहा है 1, है ना, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी 1 आ रहा है ना। तो एक तरह का रिलेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और भी कुछ पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़ रखा था ये वाला फॉर्मूला याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। टीचर्स बोलते थे कि थीटा चाहे जो हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 बोलते थे ना। कैसे आता था, एक बार निकाल कर देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, तो पी बाई एच का स्क्वायर हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, तो ये हो गया बी बाई एच का स्क्वायर, राइट। क्या आ गया बताओ, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एंड दिस इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस लॉ काम करता है, थ्योरम है ना। क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ये कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो इस हिसाब से जरा सोचिए, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, है ना। तो इस डिफिनेशन से ये 1 आता था। फिर थीटा, मतलब यहाँ थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी, जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि थीटा क्या है। थीटा कुछ भी रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, फिर इससे बहुत सारे फॉर्मूला और भी तरह तरह के निकल के आए थे, जैसे कि एक और था हमारे पास रिलेशन, क्या था याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक था हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर इसको मतलब इसके साथ और हम लोग इधर उधर करके बहुत सारे फॉर्मूला निकालते, जैसे कि मान लो हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस टेन स्क्वायर को उधर भेज दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। इसी को ट्रांसफॉर्म करके नए नए तरह के फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था। जैसे अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऊपर जो लिखा हुआ रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसके हिसाब से निकालें तो क्या आएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा। वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आ सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूले हमने क्लास 10th में पढ़ रखा था। और भी आया था, है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, याद है, समझ रहे हो, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला। जैसे अगर सी थीटा है तो ए क्या है, ए 90 माइनस थीटा है ना, सी थीटा है तो ए क्या था, 90 माइनस थीटा। तो फिर अब जरा यहाँ पर आप समझ सकते हो, थोड़ी देर के लिए मैं एक अलग से फिगर बना देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये सब आप पढ़े हो, क्लास 10th में ही आपने इन सब चीज़ों को पढ़ लिया है। मैं आपको बस 10th याद दिला रहा हूँ कि आपने 10th में पढ़ा क्या था। जैसे ABC हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा बताओ, 90 माइनस थीटा, है ना। अब मान लो हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा के सामने वाला बट्टा हाइपोटेनस, है ना। साइन का मतलब हुआ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो थीटा का परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा के सामने वाला। तो इसके लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर जो थीटा के लिए है वो आपका AB है, और हाइपोटेनस तो खैर फिक्स है, AC नहीं, 90 के सामने वाला। थीटा के लिए जो बेस है वो BC है। तो अगर हम थीटा का साइन निकालते हैं तो क्या आता है बताइए, अगर हम थीटा का साइन निकालेंगे तो वो आएगा AB, मतलब P/H बोलते हैं ना, तो P क्या है AB और H क्या है AC। तो आप इसको सीधा सीधा क्या कह सकते हो, AB बट्टा AC, ठीक है। अच्छा, आप अब 90 माइनस थीटा जो एंगल A है, आप उसका कॉस निकालो, कॉस 90 माइनस थीटा निकालो। तो अब देखिए, अब 90 माइनस थीटा के हिसाब से आपको सोचना है,
है ना। तो 90 माइनस थीटा के सामने जो पड़ेगा वो उसके लिए परपेंडिकुलर है, जो बगल में पड़ेगा वो उसके लिए बेस है। हाइपोटेनस तो खैर फिक्स है 90 के सामने वाला। तो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला कॉस जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। तो अब 90 माइनस थीटा का देखो के लिए कौन बेस है, तो वो ए बी है। अच्छा, तो ए बी लिखा जाएगा अब बट्टा आपका ए बी बट्टा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका ए सी है। क्या दिख रहे हो, जो वैल्यू साइन थीटा की आई है वही कॉस 90 माइनस थीटा की आई है ना। थीटा 90 माइनस थीटा दोनों कैसे एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। तो क्लास 10th में हमने ये भी पढ़ रखा था कि अगर दो एंगल कंप्लीमेंट्री हैं तो एक का साइन दूसरे के कोसाइन के बराबर होता है ना। किसी एक का साइन, जैसे कि आप यहाँ पर अगर साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालोगे तो वो कॉस थीटा आएगा। तो इस तरह से करके भी हमारे पास एक अच्छा खासा फॉर्मूला हो चुका था। तो इन फॉर्मूलों को भी हम लिख लेते हैं, है ना। क्या आया था, क्या आपने पढ़ा था यहाँ पर कि अगर दो एंगल, ठीक है, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री then sine of one इक्वल टू कोसाइन ऑफ अदर। ठीक है, किसी एक का साइन निकालो दूसरे का कोसाइन निकालो, हमेशा बराबर आएंगे। साइन ऑफ वन इक्वल टू कोसाइन ऑफ अदर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि tan ऑफ वन, tan मतलब टेंजेंट ऑफ वन इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ अदर। ठीक है, कि एक का टेंजेंट दूसरे के कोटेंजेंट के बराबर होगा। फिर हमने पढ़ा था कि सेकेंट ऑफ वन इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ अदर। ठीक है, ये हमने क्लास 10th में पढ़ रखा था और इसके हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला भी थे, है ना। जैसे कोई पूछता था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, फट से बताते थे। 90 माइनस, देखो थीटा और 90 माइनस थीटा कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम एक का साइन निकालेंगे दूसरे का कॉस होगा। तो अगर 90 माइनस थीटा का हम साइन निकाले हैं तो वो थीटा के कॉस के बराबर होगा, है ना। अगर मैं 90 माइनस थीटा का कॉस निकालूँ, यानी कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ, तो मुझे थीटा के साइन के बराबर आएगा, है ना। उसके बाद अगर मैं tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालूँ तो वो थीटा के कॉट के बराबर आएगा, है ना। इन द सेम वे अगर हम सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो कॉसेक थीटा के बराबर आएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, सेक थीटा के बराबर आएगा। और कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा आ जाएगा। क्लियर है। तो tan का कॉट आएगा, कॉट का tan, है ना। साइन का कॉस, कॉस का साइन आएगा, और सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक आएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके थे, समझ में आ रहे हैं। तो आज हमने आपको 10th क्लास की रिव्यू कराई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जब अब हम 11th क्लास में आ चुके हैं, जहां हमारे लिए अब एंगल 0 से 360 तक सीमित नहीं है। ठीक है, अब एंगल बढ़ चुका है, संसार उसका बड़ा हो चुका है। नेगेटिव एंगल्स भी है हमारे पास हैं, पॉजिटिव एंगल्स तो थे ही खैर, लेकिन अब बड़े एंगल्स भी हैं हमारे पास, है ना। तो अब हर तरह के एंगल्स हैं, तो हर तरह के एंगल का साइन कोसाइन क्या पॉसिबल है, कैसे डिफाइन होता है और कैसे निकलता है उनकी वैल्यूज़। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एनी एंगल। ठीक है, तो अभी फिलहाल 10th को आप अच्छे से रिव्यू करो, जो भी पढ़े हो फॉर्मूला वगैरह। एक बार हो सके तो 10th क्लास की बुक उठाओ, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चंस थे उसको अच्छे से एक बार बना के रिवाइज कर जाओ, ताकि सारी चीज़ें दिमाग पे आ जाए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर अदर एंगल्स के बारे में। तब तक के लिए